भाई साहब, अरे लक्की आपकी बात क्लियर कर देता हूं। यहां पे क्या बोला है, देखिए यही तो प्रश्न पूछ रहे हो कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है। देखो, चंडीगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से क्लास को देखना दोस्तों, बहुत बढ़िया है। अगर इस क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वहां पर आप भेज सकते हो और बोल देना राकेश चौधरी के सर के द्वारा जो क्लास ली गई उसकी पीडीएफ दे दो, मिल जाएगी आपको, टेंशन नहीं लेना। देखो, भारत की मुख्य फसल, देखो यही तो पूछ रहा है मुख्य फसल कौन सी है। तो भारत की जो मुख्य खाद्यान्न फसल जो है, जो सबसे ज्यादा उपयोग की आती है, सबसे ज्यादा खाद्य, तो आपका वो चावल है। अकेला चावल करना है। अब यहां क्या करोगे, दोनों थोड़ी करना है पागलो, दोनों नहीं करना भाई साहब। चलिए भाई, मनप्रीत सिंह का संबंध किससे है दोस्तों, तो आपको पता होगा, ये हॉकी टीम के कप्तान। आगे देखिए, इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया दोस्तों। इंग्लैंड की महारानी को भारत की महारानी कब घोषित किया गया, तो राइट उत्तर होगा 1858 को। 1858 को। टाइम कम है, क्वेश्चन की संख्या ज्यादा है, आगे बढ़िए। बक्सर के युद्ध में कंपनी का सेनापति कौन था। बक्सर के युद्ध में कंपनी का सेनापति कौन था। बक्सर की बात करें जो कब हुआ था, 1764 में दोस्तों, 1764 में। 1727 में कंपनी यानी कि अंग्रेज कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। तो यहां पे आपका कौन हो जाएगा, हेक्टर मुनरो। कौन हो जाएगा दोस्तों, हेक्टर मुनरो दोस्तों। अगले क्वेश्चन को देखिए, मलयालम किस राज्य की मुख्य प्रमुख भाषा है। मलयालम किस राज्य की प्रमुख भाषा है। लक्की भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, लक्की भाई साहब टेंशन नहीं लेने का, पार्ले मुनैको खाने का। जब तक मैं खड़ा हूं टेंशन नहीं लेने का भाई साहब। जीके में ऐसी गोली बना दूंगा आपको, पेपर देखते ही टिका टिक टिका टिक टिका टिक। आप बोलोगे गुरुजी ने जो प्रश्न करवाए 23 जुलाई वाले के पेपर में आ गए भाई साहब, गुरुजी तो बहुत बढ़िया है। ये मेरा दावा है, चाहे फोन की स्क्रीन की रिकॉर्ड कर लेना। जो मैटर मैं पढ़ाऊंगा और जो मैटर मैं आपको दूंगा पीडीएफ के माध्यम से, एक बार जरूर पढ़ के पेपर में जाना। और मैं बोलता हूं लगभग आपके 80% जो मेरा दिया हुआ मैटर या जो मैं पढ़ा रहा हूं पेपर में भाई फंसेगा। चाहे फोन की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, फिर बाद में बोलो गुरुजी बताया नहीं आपने। अरे बताने लग रहे भाई साहब। देखिए क्या दिए गए, मलयालम किस राज्य की प्रमुख भाषा है, तो आप बोलोगे केरल की। किसकी है भाई, केरल की। बस आपका एक ही काम है, सेशन को दबा के शेयर करना पड़ेगा। सेशन को जितना ज्यादा आप शेयर करोगे, जितना ज्यादा मुझे आप सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे, उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट। और आपके लिए तो लगभग भाई साहब 75,000 एमसीक्यू क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं और जल्द आपके लिए दूंगा। बिल्कुल कोई चार्जेबल नहीं लगेगा दोस्तों। जीएस के बहुत ही धमाकेदार प्रश्न तैयार कर रहा हूं भाई, किसी भी एग्जाम में आ जाए फोड़ देना। और इस 75,000 में से मात्र आपको दूंगा मैं 6500% दोस्तों एमसीक्यू। चाहे आपका पेपर हो दिल्ली पुलिस का, चाहे आपका पेपर हो भाई किसी भी स्टेट का, चाहे आपका पेपर हो रेलवे का, इन 6500% में से 80% जीके के क्वेश्चन मेरे तैयार किए हुए आपको मिलेंगे। अभी से कान करके सुन लो भाई साहब, बार बार नहीं बताऊंगा आपको। बस आपका एक ही काम है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई, वीडियो नहीं रुकनी चाहिए। आगे चलिए, तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है, ये वाला इस वाले तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं। अकेला तमिलनाडु का अगर बात कर ले या आंध्र प्रदेश की बात कर ले, तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को बोलते हैं कोरोमंडल तट, और दोनों के क्षेत्र को भी क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट। जहां पे लौटता हुआ मानसून अक्टूबर नवंबर में जब मानसून लौटता है, तो लौटता हुआ मानसून इस क्षेत्र यानी कि तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा करता है। याद रखना, जो कॉफी के लिए, आम के लिए, चाय के लिए बहुत ही लाभदायक वर्षा होती है। और यहां के क्षेत्र को कहा जाता है मालाबार तट। मालाबार तट कौन सा है, तो आप बोलोगे केरल राज्य का गुरुजी। आगे देखिए, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते। अरे पदक तो आपको पता है, लेकिन इतना बता दो सिल्वर कितने थे। सिल्वर की अगर बात आ जाए, सिल्वर करे भाई कमेंट। मालाबार बता रहे केरल का, बिल्कुल जी सर, फुल समर्थन रहेगा। वाह लक्की भाई साहब, ये लक्की भाई साहब, अगर लक्की तू पढ़ने वाला है ना, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है भाई, मैं तेरे साथ खड़ा हूं। जीएस में नंबर नहीं कटने दूंगा भाई।
तो देखिए टोक्यो ओलंपिक में भारत के कुल पदक जीते तो वो आपका जवाब होगा 7, 1, 2 और 4। अब आप समझ जाना, अगर पदक जो तालिका बनती है वो गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के अकॉर्डिंग बनती है। पहले गोल्ड देखेंगे, फिर सिल्वर, फिर आपके ब्रॉन्ज। अगले प्रश्न को देखिए, उकाई बांध परियोजना किस राज्य में? पेपर में छपेगा भाई साहब, पहले बोल रहा हूं पेपर में छपेगा, अभी से याद रखना स्टार्ट कर दो। उकाई बांध परियोजना किस राज्य में है? भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी जो परियोजना है उसका नाम आता है भाखड़ा न्यांगल बांध परियोजना। और देश की पहली बहुउद्देशीय परियोजना जो थी दोस्तों उसका नाम था आपके दामोदर नदी घाटी परियोजना। देश का जो सबसे बड़ा बांध आता है उसे बोलते हैं भाखड़ा बांध, जबकि देश का सबसे ऊंचा जो बांध आता है उसे बोला जाता है टिहरी बांध। देश का जो सबसे लंबा बांध है उसे हीराकुंड बांध कहा जाता है दोस्तों। और यहां पे जो उकाई बांध है, उकाई बांध किस नदी पर है? ताप्ती नदी पर है, गुजरात में। कहां दोस्तों? गुजरात में। पक्का पक्का याद रखना है अगर आप मेरे साथ हो तो। जितने भी विद्यार्थी लाइव देख रहे हैं, बस आपसे एक ही उम्मीद है कि आप इस वीडियो को शेयर करें भाई साहब, स्टेटस लगा दो भाई साहब। जहां जहां आप स्टेटस लगा सकते हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो आपके इंस्टा हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे अपने जितने भी ग्रुप हो, वहां पर भाई साहब हाथ जोड़ के निवेदन है, जब मैं आपके लिए अंतिम 7 दिनों से या 7 दिन के लिए मेहनत कर रहा हूं चंडीगढ़ पुलिस के लिए, और 22 जुलाई को 10 घंटे की क्लास होगी, और वह क्लास आपके जीएस की ऐसी क्लास होगी कि 23 जुलाई वाले दिन हो सकता है कि 50 के 50% उसी क्लास में से आ जाएं। बस आपको बने रहना हमारे चैनल से दोस्तों। तो यहां पे हो गया आपका। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न पे क्या कहता है? पेरियार नेशनल पार्क किस राज्य में? यानी कि राष्ट्रीय जो उद्यान है, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, मानस राष्ट्रीय उद्यान असम, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में, रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में। जैसे पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो जंगली हाथियों के लिए फेमस है, और ये पड़ता है आपके केरल में। कहां पड़ता है दोस्तों? केरल में। तो ये जो नेशनल पार्क है ना, इसके बारे में प्रश्न बनते हैं। आगे देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा झरना, किसी नदी के द्वारा पहाड़ी क्षेत्र से एक वाटरफॉल का निर्माण होता है, उसे जल प्रपात या झरना कहा जाता है। और विश्व का जो सबसे ऊंचा झरना है 979 मीटर है, और इस झरने का नाम है एंजिल जलप्रपात, एंजिल झरना, एंजिल वाटरफॉल। और जो वेनेजुला देश में आपके कैरो नदी पर बना हुआ है। वेनेजुला देश में अमेजन की सहायक नदी कैरो नदी, वेनेजुला, एंजिल जलप्रपात। भारत की अगर बात की जाए, इंडिया की अगर बात की जाए दोस्तों, लगभग 253 मीटर इसकी हाइट है, जिसका नाम आता है जोग जलप्रपात, जो मैसूर कर्नाटक में श्रावती नदी पे निर्मित है दोस्तों। आगे देखिए क्या दिया गया, दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है दोस्तों? फटाफट से इसका उत्तर लगा दो भाई साहब, दे धनाधन। दुर्गापुर भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? असम का, राजस्थान का, पश्चिम बंगाल का, केरल का। जैसे ओणम त्योहार केरल का, पोंगल त्योहार तमिलनाडु का, गणगौर आपके राजस्थान और उत्तर प्रदेश। उसी प्रकार दुर्गापुर पड़ता है दोस्तों पश्चिम बंगाल का। कहां का दोस्तों? पश्चिम बंगाल का भाई साहब। अगले प्रश्न को देखिए, तेलुगु किस राज्य की प्रमुख, तेलुगु किस राज्य की प्रमुख भाषा है भाई साहब? और तेलुगु भाषा के आधार पे बनने वाला जो पहला राज्य था, उस राज्य का नाम था आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1930 को उसका गठन किया गया दोस्तों। सेशन को शेयर करते चले भाई साथ साथ में।
करे भाई, कमेंट करे फटाफट से। हाँ, आंध्र प्रदेश, वेरी गुड लक्की भाई। देखो प्रमुख भाषा के अगर पूछे तो आंध्र प्रदेश यहां पे राइट होगा। वैसे आप तेलंगाना भी कर सकते हो, लेकिन सेकंड ऑप्शन पे तेलंगाना बताना पड़ेगा, लेकिन यहां आपका आंध्र प्रदेश रहेगा। अगले प्रश्न में देखिए क्या गया है। अभिजीत बनर्जी को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? अभिजीत जो बनर्जी है दोस्तों, इसको किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और कब दिया गया? 2019 में। अर्थशास्त्र में मिला या आपके शांति में मिला? बताइए किस क्षेत्र में दिया गया, शांति या अर्थशास्त्र? दो ऑप्शन आपके सामने, आपके सामने दो ऑप्शन है भाई साहब। करे भाई कमेंट। अरे इसे मिला था अर्थशास्त्र में, और अर्थशास्त्र को 1968 में जोड़ा गया, 1969 में इसका वितरण किया गया। आगे देखिए, विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे? विजयवाड़ा शहर किस नदी के किनारे है? नदी और उनके शहर बहुत बार एग्जाम में आते हैं, जैसे यमुना, दिल्ली, कटक, महानदी, झेलम के किनारे श्रीनहर, सूरत ताप्ती के किनारे, अजमेर, पुष्कर, जोधपुर, पाली, बाड़मेर, लूणी नदी के किनारे। विजयवाड़ा शहर पड़ता है दोस्तों कृष्णा के किनारे, जैसे हैदराबाद मूसी के किनारे, विजयनगर तुंगभद्रा के किनारे, ठीक है ना, नासिक गोदावरी। सूचना का अधिकार भारत में किस सूचना का अधिकार भारत में किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए भाई। अगर जो विद्यार्थी इसका राइट उत्तर देगा, अगर जो इस विद्यार्थी अगर इसका राइट उत्तर देता है, मेरी तरफ से 11 रुपए उसे इनाम दिए जाएंगे भाई साहब। अब बताइए, अब देखते कितने पढ़ने वाले हो आप, है कोई टक्कर में? दो 2006 बता रहे हैं। अरे सूचना का जो अधिकार है किस वर्ष ये पारित हुआ था? तो आपको ध्यान देना, ये 2005 में दोस्तों। तो यहां ऑप्शन में बाय मिस्टेक हो गई, तो आप इसको ठीक कर लेना। आगे देखिए, 2022 में एशियाई खेल कहां आयोजित किए जाएंगे? देखो जो एशियाई खेल है, इन्हें 22 में ना खेलकर इन्हें 2023 में रख दिया। कहां रख दिया दोस्तों? 23 में रख दिया, जो आपके अक्टूबर में खेले जाएंगे। कब खेले जाएंगे? अक्टूबर में। इनको आगे कर दिया ना एशियाई खेल, तो आपके ये कहां होंगे? हांगजू चीन, टोक्यो नई दिल्ली या जकार्ता? तो आपका राइट उत्तर होगा हांगजू चीन। अगला देखिए, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? यानी कि कांग्रेस का विभाजन पूछ रहा है, यानी कि कांग्रेस पार्टी जैसे नरम दल, गरम दल, नरम दल और गरम दल, इन दोनों में फूट पड़ जाती है। कांग्रेस का पहली बार जो विभाजन हुआ था दोस्तों, ये सूरत अधिवेशन 1907 में। सूरत अधिवेशन 1907 में। राइट उत्तर आ गया 1907। अरे गलत नहीं करना भाई साहब, क्यूट लाडू गलत नहीं करते। अगले प्रश्न को देखिए, अगले प्रश्न में क्या दिया गया? साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे और इसी के कारण इसका नाम पड़ गया गोरा कानून। गोरा कानून। अब बोलोगे सर गोरा कानून कैसे पड़ गया? क्योंकि इसमें सारे के सारे यानी कि कितने के कितने, 7 के 7 क्या थे? अंग्रेज। क्या थे दोस्तों? अंग्रेज। इसलिए इसे गोरा कानून की संज्ञा दी गई। तो नाम है साइमन कमीशन। कब आया था? 1928 में। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 7, आपको याद रखनी है। अगला देखिए, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा उत्तर 7। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अधिकतम जजों की संख्या कितनी हो सकती है? देखो किसी भी न्यायाधीश में या किसी भी कोर्ट में, अगर कोर्ट में संख्या बढ़ानी है, संख्या में वृद्धि करनी है, तो यह कार्य करती है संसद। कौन करती है कार्य? संसद के द्वारा। और ये याद रखना, ये समय समय पे की गई है।
पहले होते थे 8 और आज है ये आपके 34। अब देख लो, पहले 8 आज है 34, तो ये समय समय पे वृद्धि की जाती है। यहां सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है तो याद रखना 34, 1 प्लस में 33, जो वर्तमान में कार्यरत 26 ही कार्य कर रहे हैं दोस्तों। सर ये पहले वाला क्यूट लाडू क्या हो गया? गुड़िया क्या बोल रही है? किस रियासत के प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए? अब कौन सी रियासत के जो प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा के गठन में शामिल नहीं होते? संविधान सभा की गठन में कुल 552 रियासतों ने भाग लिया था, रियासतों ने। कई किताबें 562 बताया गया, 552 याद रखना। संविधान सभा के 389 सदस्य शामिल हुए थे। इस 389 में से देशी रियासत के जो सदस्य थे वह आपके 93, जो ब्रिटिश प्रांतों के जो कुल सदस्य थे वह 296, जिसमें से 4 सदस्य थे चीफ कमिश्नरी के, चीफ कमिश्नरी के। तो कौन सी रियासत थी जिसने भाग नहीं लिया दोस्तों? फटाफट से इसका उत्तर देख लेते हैं, हैदराबाद। वेरी गुड, एक्सीलेंट। लक्की भाई साहब ने तैयारी को खींच रखा है। लक्की भाई तू लगा रहे, मैं तेरे साथ हूं भाई साहब। आगे देखिए, वर्तमान में राज्य सूची में कितने विषय? देखो सूचियां आपने पढ़ी होगी, सूचियां 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम संघ सूची, एक का नाम राज्य सूची, एक का नाम समवर्ती सूची। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में 52 विषय है, राज्य में आपके 61 है, संघ में पूरे के पूरे 100 विषय हैं। लेकिन कई बार जैसे होता है, जैसे जनसंख्या किस सूची का विषय है, तो आपको याद रखना जनसंख्या राज्य सूची का विषय है, जनगणना समवर्ती सूची का विषय है। याद रखिए, जो जनसंख्या है वो आपके राज्य का है या समवर्ती का है, तो जनसंख्या नियोजन समवर्ती का। अगला प्रश्न देखिए, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद में? देखो देश के राष्ट्रपति के द्वारा 5 वर्ष के लिए एक वित्त आयोग का गठन किया जाता है और इसका आर्टिकल आपको बताना है। वित्त आयोग का गठन, सर ये पहले वाला अच्छा, सो हो गया, ठीक है भाई। अगला बताइए, अगला बताइए क्या दिया गया? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन, देखो दोस्तों वित्त आयोग का जो गठन किया जाता है तो आर्टिकल 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए कहता है। और जो 15वां जो वित्त आयोग चल रहा है, उस 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष। अब ये बताइए कमेंट करके जितने विद्यार्थी, अब देखो कितने पढ़ने वाले हैं। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत का जो आइंस्टाइन है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर, नागार्जुन, सीवी रमन या समुद्रगुप्त? भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है दोस्तों? वेरी गुड, लाजवाब, लेटेस्ट क्वेश्चन। गुप्त क्या कह रहे हैं? भारत का आइंस्टाइन किस वर्ष? तो आपका जवाब होगा समुद्रगुप्त। तो भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है समुद्रगुप्त को दोस्तों। कोई बात नहीं, गलत नहीं करना। चंद्रयान 3, एक तो दोस्तों चंद्रयान जो 3 के बारे में टॉप आपके 20 MCQ क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर रखी है मैंने, उसको आप जरूर देखना, वो आपके काम की है दोस्तों। आगे देखिए, सर
सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। दोस्तों ये जो नारा है या ये गीत है, ये किसके द्वारा दिया गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, इंकलाब या भगत सिंह के द्वारा, या राम प्रसाद बिस्मिल? तो सरफिरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना ए बाजुए कातिल में है। तो ये उत्तर है दोस्तों इसका राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी ट्रेन डकैती का प्रमुख नायक था सन 1925 में। आगे देखिए भाई साहब, लक्की आप बहुत होशियार हो। लक्की एक मेरा नंबर नोट कर दो, तेरे लिए बहुत ही बढ़िया चीज दूंगा भाई साहब, और मुझे पता है तू पेपर को फाइट करेगा। 9518806943। लक्की विद्यार्थी लगेगा, और आज मैं दावे के साथ कहता हूं ये 100% ही चंडीगढ़ पुलिस में लगेगा। अगर चंडीगढ़ पुलिस का पेपर लीक नहीं होता तो दोस्तों, और जितने भी विद्यार्थी हमारे चैनल से जुड़े हुए, एक चाणक्य विद्यापीठ को अपना परिवार बना लो अभी से, क्योंकि आने वाली आगामी भर्ती के लिए एक चाणक्य विद्यापीठ आपके लिए कोर्स, आपके लिए पुस्तक, आपके लिए नोट्स, बहुत सारी चीजें आपके लिए बना रहा है दोस्तों, बहुत बढ़िया धमाकेदार। आगे देखिए, सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? यहां पे उपग्रह पूछा है बस। कई बार क्या होता है, हम जल्दबाजी में ग्रह या उपग्रह को ग्रह पढ़ लेते हैं, ये ऐसी गलती कर देते हैं और फिर अपना प्रश्न गलत हो जाता है दोस्तों। तो बिल्कुल भी गलत नहीं करना मेरे भाई। करे भाई कमेंट फटाफट से। सबसे बड़ा जो उपग्रह है दोस्तों उसका नाम आता है डिमोस, नहीं ये छोटा है। सबसे बड़ा आपके गैनीमेड, और ये गैनीमेड किसका है? चंद्रमा का। आज ये सॉरी माफी चाहता हूं, ये आपके बृहस्पति का। आगे देखिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखाएं। अब ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अब इसको कोई रेखा मिला रही है, इसको कोई रेखा मिला रही है, इस प्रकार है, ये प्रकार है, ये इस प्रकार है, ये इस प्रकार है, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को रेखाएं मिलाने वाली रेखाओं को क्या बोलते हैं? सिंपल प्रश्न है। जिनकी संख्या होती है 360। कितनी होती है? 360। और उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूड, यानी कि देशांतर कहा जाता है। क्या बोलते हैं दोस्तों? देशांतर। वेरी गुड दोस्तों, जितने विद्यार्थियों ने मुझे आज सपोर्ट किया है, शेयर किया है, बहुत मजा आ रहा है। अगर आप चाहते हो क्लास को कंटिन्यू चलाना है तो आप फटाफट से कमेंट करके बताइए गुरुजी चलने दो क्लास को, क्योंकि इस क्लास का मेरा जो टारगेट था वो लगभग 200 एमसीक्यू क्वेश्चन कराने का। और अभी जो आपने टोटल क्वेश्चन देखे हैं वो कुछ क्वेश्चन हुए हैं, बताइए भाई फटाफट से। कंटिन्यू करें क्या? आगे देखिए, इनमें से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? और उसी के कारण इस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया 2022 में। अक्टूबर 2022 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल के क्या कर दिया? और याद रखना दोस्तों, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहां पड़ता है? ये भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है भाई। करे भाई कमेंट करें फटाफट से। इनमें से कौन सी नदी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से होकर गुजरती है? तो आपका राइट उत्तर यहां पे क्या होगा दोस्तों? ये होगा रामगंगा, और इसी रामगंगा के नाम पर इसका नाम रखा गया दोस्तों। और इस हैली नेशनल पार्क की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1936 में, और इसे पहले बोलते थे हैली नेशनल पार्क, फिर इसका नाम कर दिया जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क दोस्तों। आगे देखिए, भारत का न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य, न्यूनतम पूछ रहा है, कम पढ़े लिखे, कम की बात कर रहा है दोस्तों, गलती नहीं करना। न्यूनतम की बात कर रहा है, न्यूनतम, कम की दोस्त, कम की।
हाँ लक्की भाई, शाम को टेंशन मत ले, शाम को 6:15 आपकी क्लास चलेगी लाइव, बिल्कुल बिल्कुल भाई लाइव। और ये 6:15 से चलकर आपकी क्लास रहेगी कम से कम भी 10 बजे तक, 10 PM तक। ये डेली का शेड्यूल है भाई, चलती है क्लास इस टाइम 6:15 से लेकर 10 बजे तक के बीच। हाँ तो आगे देखिए भाई, भारत का न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा यहां पे, बिहार। बिहार। और ज्यादा की अगर बात आ जाए तो आपको ध्यान देना है केरल, ज्यादा की अगर बात करें तो दोस्तों केरल। अगले प्रश्न में देखिए, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री का नाम बताना है। जगजीवन राम था, या रफी अहमद किदवैरी, या R.K. सुब्रमण्यम शेट्टी, या डॉक्टर जॉन मथाई। तो देश के जो पहले रेल मंत्री थे दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है, डॉक्टर जॉन मथाई आपको याद रखना है। R.K. सुब्रमण्यम शेट्टी ये आपके क्या थे भाई, हाँ वित्त मंत्री। केरला, वेरी गुड वेरी गुड, केरल 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 बिहार, केरल का ज्यादा बिहार का कम दोस्त। अगला देखिए कि पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है दोस्तों? फोड़ दो प्रश्नों को, प्रश्नों को उड़ा दो गोली की तरह। लगाइए भाई फटाफट से। लगाइए भाई फटाफट से, करें कमेंट। पवन चक्कियों की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो आपका जवाब यहां पे क्या होगा, नीदरलैंड को। आगे देखिए, सौरमंडल की खोज किसने की थी? सौरमंडल की खोज किसने की थी? बहुत सारे क्वेश्चन है दोस्तों, बस आप पढ़ने वाले बनो भाई साहब। सौरमंडल की जो खोज है ये किसके द्वारा की गई? तो आपका जवाब यहां पे क्या होगा, केपलर, टोल्मी या कोपरनिक्स के द्वारा। तो याद रखना दोस्तों, सौरमंडल की जो खोज की गई थी ये 1543 में कोपरनिक्स के द्वारा, निकोलस कोपरनिक्स के द्वारा इसकी खोज की गई। इस सौरमंडल में ग्रहों की संख्या अगर कोई पूछ ले तो ग्रहों की संख्या और उपग्रहों की संख्या पूछ ले तो कोई, उपग्रहों की संख्या। तो आप बता सकते हो क्या एक बार, ग्रहों की संख्या कितनी थी और उपग्रहों की संख्या कितनी थी, बताइए। तो देखो ग्रह तो आप पढ़ते हो, जैसे एक का नाम आ गया बुध, बुध के जो उपग्रह वो 0 है। शुक्र की बात आ जाए तो वो भी कितने, 0 है। पृथ्वी की बात आ जाए तो वो 1 है। मंगल की अगर बात आ जाए तो वो आपके 2 है। और उसके बाद में बृहस्पति की बात आ जाए वो 79 है। और शनि की बात आ जाए वो 82 है। और उसके बाद में अरुण की बात आ जाए तो याद रखना वो आपके कितने भाई साहब, 24 या 27, 27। वरुण की बात आए तो याद रखना है 14, कितने, 14। और ये टोटल के टोटल जो आपके होते हैं ये टोटल आपके 205, आपको ध्यान देना। और ये 8 ग्रह, कितने दोस्तों, 8 ग्रह। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे प्रश्न बन जाए तो बता देना। याद रखना बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन 4 ग्रहों को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। जबकि बाद के जो 4 ग्रह हैं दोस्तों, बाद के जो 4 है ना, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये बड़े उपग्रह, और इन बड़े उपग्रह को कहा जाता है आपके बाह्य ग्रह। और जो नजदीक के 4 ग्रह हैं सूर्य के, उन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। और जिनमें से किन ग्रह के उपग्रह नहीं है, उपग्रह है ही नहीं, तो वह कौन से है, बुध और शुक्र। यहीं से प्रश्न बनता है। इनमें से आपको बोल देगा कि इनमें से वह कौन सा ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व ना करके
पूरब से पश्चिम की ओर इसकी परिक्रमा करता है उसका नाम बताना है। तो दो है, एक आगे का 2 नंबरी और एक पीछे का 2 नंबरी, जो पूरब से पश्चिम की ओर भ्रमण करते हैं अपने अक्ष पे और अपने कक्षा तल में दोस्तों। आगे देखिए, इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? यानी कि क्या बोल रहा है कि अरब सागर, आपने देखा होगा कि भारत की जो अपवाह तंत्र है वो 3 प्रकार का है, बे ऑफ बंगाल, अरब सागर और आंतरिक अपवाह तंत्र। आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब वो है कि जिसका पानी किसी समुद्र खाड़ी तक ना पहुंचे, किसी मिट्टी या मरुस्थल या किसी झील में लुप्त हो जाए, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियां बोलते हैं, जो अधिकांशतः राजस्थान के रेतीले भाग में पाई जाती हैं। इनमें से जो अरब सागर की ओर गिरती है, यहां गिरनी चाहिए, यहां पे आना चाहिए पानी। अब बताइए कौन सी है? यहां पे आना चाहिए पानी। करे भाई फटाफट से भाई, न्यू काम कौन सा भाई, क्लास में शेयर करना पड़ेगा। तो इसमें से वह नदी का नाम है नर्मदा। नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, श्रावती हो गई, माही हो गई, लूनी हो गई, ज्वारी हो गई, मांडवी हो गई, भटभुजा हो गई, पेरियार हो गई, श्रावती हो गई, बहुत सारी नदियां हैं भाई साहब। अगला देखिए, कयात किस देश की मुद्रा है? कयात, कयात किस देश की मुद्रा है? करेंसी। वाह क्या प्रश्न आया। अरे भूटान की करेंसी को बोलते हैं नगुल ट्रम, नगुल ट्रम, ठीक है ना। कुलालमपुर इसका था, मलेशिया का, सिंगापुर का आपके क्या है? डॉलर। म्यांमार का क्या है? कयात। म्यांमार का क्या है दोस्तों? कयात। ये ध्यान देना। अगला देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से, गुरुजी फोन चार्ज लगाना बंद हो गया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक जनजाति जनसंख्या वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सी लगेगा। हाँ, तो यहां पे एसटी की बात कर रहा है दोस्तों, एसटी शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहा है। शेड्यूल ट्राइब में प्रतिशत की बात की जाए तो आपको ध्यान रखना, शेड्यूल ट्राइब में प्रतिशत, तो प्रतिशत का आपका जवाब रहेगा मिजोरम। लेकिन संख्या की अगर बात करें तो आपका जवाब रहेगा मध्य प्रदेश। बस यही है। किस राज्य में शेड्यूल, यानी कि गुरुजी से नहीं होगा, आगे देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है कि 2022 फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कहां, आयोजन 2022 का ये हो चुके दोस्तों, और ये कहां हो चुके? कतर में। और विजेता कौन रही है? विजेता फ्रांस रही है, रूस रही है या अर्जेंटीना रही है? कमेंट करें भाई साहब। आगे देखिए, हेमिल्स बौद्ध मठ कहां स्थित है? हेमिल्स बौद्ध मठ और हेमिल्स नेशनल पार्क भी है, जो ये कहां पड़ता है? लद्दाख में दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, शेरशाह सूरी, सॉरी शेर ए मैसूर किस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके टीपू सुल्तान को दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो जापान का जो राष्ट्रीय खेल है उसका नाम है आपके भाई साहब जूडो। चीन का राष्ट्रीय खेल है आपके टेबल टेनिस दोस्तों। अगला देखिए, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? बास्केटबॉल पूछ रहा है, वॉलीबॉल पूछे, वॉलीबॉल, तब आपका जवाब होगा 6। बास्केटबॉल की अगर बात पूछे तो 5 प्लेयर। कितने होते हैं दोस्तों? 5 प्लेयर। नेक्स्ट देखिए क्या दिए गए, कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है? कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित है दोस्तों? तो आपका यहां पे राइट उत्तर क्या होगा भाई साहब? साहित्य संबंधित है तो आपका होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। पत्रकारिता से हो जाएगा आपके पुलित्जर, आपका एबल हो जाएगा आपके गणित से, और अर्जुन हो जाएगा आपके खेल से। आगे देखिए, अजातशत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? अजातशत्रु के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू को,
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, सी राजगोपालाचारी या बी आर अंबेडकर। तो अजातशत्रु के नाम से जिसे जाना जाता है उसे बोलते हैं बिहार का गांधी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दोस्तों। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? जो मानव के द्वारा निर्मित सबसे बड़ी कृत्रिम झील, उसे बोलते हैं गोविंद वल्लभ पंत सागर या गोविंद सागर भी कह सकते हो, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था? अगर घोड़े की बजाय आपसे पूछ ले हाथी का नाम क्या था, तो आपका जवाब होगा राम प्रसाद। क्या होगा दोस्तों? राम प्रसाद। आपको ध्यान देना है, राम प्रसाद आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे। तो यहां आपका राइट उत्तर होगा चेतक। क्या पूछा है? घोड़े का नाम पूछा है दोस्तों। क्या नाम है? चेतक आपके। और अगर आपसे कोई बोल दे कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उस युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? बताइए भाई साहब। हल्दी घाटी। नेशनल क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी की स्थापना कब की गई? और एनसीसी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, ये कहां पड़ता है? नई दिल्ली। और एनसीसी की जो स्थापना की गई दोस्तों, ये आपको ध्यान देना है 16 अप्रैल 1948 में। 1948 में इसकी स्थापना की गई दोस्तों। आगे देखिए, ट्रेन टू पाकिस्तान नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी? ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक किसके द्वारा लिखी? ट्रेन टू नामक जो पुस्तक के लेखक है दोस्तों, ये कौन है? तो आपका जवाब होगा खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह। दिल्ली नामक पुस्तक भी इन्होंने लिखी है। महादेवी वर्मा के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, उसका नाम आता है यामा। यामा आपको याद रखना, अक्सर एग्जाम में आता है, तब बता रहा हूं। हु लिव्स इफ इंडिया डिवाइड्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो आपका जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता। और आपको पता है गांधी इरविन समझौता होने का कारण क्या था? जो 16 सूत्रीय जो मांग थी उसको रद्द किया जाए, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो चलाई गई थी जो मांगे उसको वापस ले लो, और जो गोलमेज सम्मेलन हो रहे इसके अंदर गांधी जी आप भाग ले लो, ठीक है ना। तो ये हुआ था आपके 1931 में गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य दोस्तों। आगे देखिए, गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे दोस्तों? बताइए, बताना आपको। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कब बने थे भाई साहब? इसको ऊपर जाओ, क्लिक करो, गो लाइन में जाओ। इसको खोलो। हाँ, गांधी कांग्रेस अध्यक्ष, यानी कि गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता किस वर्ष की थी? तो आप बोलोगे सर ये बेलगांव में की थी। और कब की थी? 1924 में। और कांग्रेस को कब गांधी जी ने छोड़ा था? कांग्रेस को छोड़ा
छोड़े की बात आती है, छोड़ा, तो याद रखना 1934 में। ये थोड़ा सा ध्यान देना। आगे देखिए, इराक की राजधानी का नाम क्या है? तो देशों में राजधानी भी पूछ सकता है भाई साहब। जब आपको चंडीगढ़ पुलिस के अंदर 50 क्वेश्चन पूछेगा जीके के, तो भाई साहब मैटर थोड़ा नहीं बहुत मैटर पूछेगा। 5 से 10 नंबर के तो आपके चंडीगढ़ पुलिस का ही तो जीके पूछ लेगा। चंडीगढ़ जीके पूछेगा उसमें, चंडीगढ़ जीके। और उसके लिए भी आपके लिए क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, बढ़िया। बताइए भाई साहब, इराक की जो राजधानी है, ईरान की अगर कोई पूछे तो बताना है तेहरान, इराक की अगर कोई पूछे तो बताना है बगदाद। क्या बताओगे? बगदाद। आबू धाबी की अगर बात आती है तो संयुक्त अरब इमरात, यूईए बता देना। आगे देखिए, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? कालाहारी मरुस्थल, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। जब तक मैं भी चाय पी लेता हूं, आपको चाय पीनी है तो अपने पास रखना, खड़े होके कहीं नहीं जाओगे आप। बताइए भाई फटाफट से, कालाहारी मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका। याद रखना दोस्तों, कालाहारी मरुस्थल पड़ता है आपके दक्षिण अफ्रीका, यानी कि राइट उत्तर हो जाएगा यहां पे अफ्रीका में। तस्मान जो सागर है वो ऑस्ट्रेलिया। आपको किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, पेपर में छपने वाला प्रश्न। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता है? दोस्तों छाप दो प्रश्न को। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखे हैं, वहां पे आप मैसेज कर सकते हो। टेलीग्राम ऐप पर आप ज्वाइन हुए, फेसबुक पेज को भी आप ज्वाइन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए भाई फटाफट से। अगले प्रश्न को क्या दिए गए? लेप्चा, ये उत्तर हो गया कि इसका? हाँ, जिंदा पीर कहा जाता है दोस्तों औरंगजेब को। और औरंगजेब का जो मकबरा बना हुआ है वो कहां बना हुआ है? दौलताबाद में, औरंगाबाद में। उफ रबिया बानो बेगम का मकबरा बना, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है, जिसे दक्षिण भारत का ताजमहल की संज्ञा दी गई है। आगे देखिए, लेप्चा कहां की प्रमुख जनजाति है? लेप्चा कहां की प्रमुख जनजाति है? मिजोरम की, त्रिपुरा की, सिक्किम की, अरुणाचल प्रदेश की। तो ध्यान देना दोस्तों, लेप्चा आपके कहां की जनजाति है? लेप्चा अरुणाचल प्रदेश या सिक्किम या मिजोरम, लेप्चा जनजाति। आगे देखिए, भारत में मेट्रो रेल की शुरुआत कहां से हुई थी? तो मेट्रो रेल की जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, ये सबसे पहले आपके 24 अक्टूबर 1984 में। और ये कहां से की गई? कलकत्ता से की गई। और 2000 में दूसरी जो मेट्रो चलाई गई, ये चलाई गई दिल्ली में। कहां चलाई गई थी दोस्तों? दिल्ली में। आगे देखिए, वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां स्थित है? वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? और इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी दोस्तों, वह आपके प्यारे बलमत सर की रीजनिंग की धमाकेदार क्लास होगी। और जो चंडीगढ़ पुलिस के लिए बहुत ही लाजवाब क्लास होगी। चंडीगढ़ पुलिस में रीजनिंग के 15 में से 15 क्वेश्चन आप तैयार करना चाहते हो तो बलमत सर का हाथ बिल्कुल ना छोड़े। और इसके बाद बलमत सर की रीजनिंग की क्लास होगी। सारे विद्यार्थी रीजनिंग की क्लास में मुझे मिलने चाहिए। अगर आप क्लास में नहीं मिलोगे तो मैं आपको जो मेरे जीएस की 50 क्वेश्चन के लिए जो पीडीएफ है, जो 50 क्वेश्चन जो आपके पेपर में फंसेंगे, पर्सन नहीं दूंगा भाई साहब। कभी कहोगे गुरुजी पर्सन दे दो, ना ना। देखिए भाई साहब, वीर सावरकर जो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पड़ता है, ये पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह प्रदेश की कैपिटल में स्थित है। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है दोस्तों? फटाफट से कमेंट कर दो दोस्तों, ऐसे मजा नहीं आएगा भाई साहब। भारत का सर्वाधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई।
सर्वाधिक आबादी वाला जो शहर है, आबादी वाला शहर पूछ रहा है। अगर बड़ा शहर बोले तो दिल्ली ठोक देना बिना कहे, लेकिन आबादी वाला पूछे तो मुंबई हो जाएगा। सर्वाधिक आबादी वाला शहर पूछे तो दोस्तों मुंबई बताना। अगले प्रश्न को देखिए, गाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? गाइड नामक जो पुस्तक है या मालगुडी डेज नामक जो दोनों पुस्तकें हैं, ये आपके आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न, ओलंपिक ध्वज में छल्ले कितने होते हैं? जैसे इस प्रकार, इसका नाम है हरा, इसका रंग है हरा, इसका रंग है लाल, इसका रंग है काला, इसका रंग है भाई पीला, सॉरी नीला, और इसका रंग है भाई पीला। पीला किसके लिए है? एशिया के लिए। किसके लिए दोस्तों? एशिया के लिए। हरे की बात आ जाए तो दोस्तों याद रखना ऑस्ट्रेलिया के लिए। लाल की अगर बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के लिए, जबकि काले की अगर बात आ जाए तो अफ्रीका याद रखना, और नीले की बात आ जाए तो दोस्तों यूरोप आपको याद रखना। कौन सा भैया? यूरोप। तो कितने छल्ले की बात कर रहा है? ओलंपिक ध्वज। ओलंपिक ध्वज का जो सुझाव दिया गया कि भाई इसका एक झंडा या ध्वज होना चाहिए, यह दिया गया 1914 में, सुझाव की अगर बात आ जाए। लेकिन याद रखना इस झंडे को अपनाया गया 1920 में। ओलंपिक फ्लैग धवक भाग होते ना, हर देश की टीम अपना एक एक झंडा लेके आगे चलती है। ओलंपिक फ्लैग में 5 छल्ले होते हैं, लेकिन ओलंपिक ध्वज में 6 रंग होते हैं, क्योंकि ये सारा का सारा व्हाइट यानी कि सफेद रंग की चादर में जड़ा होता है, और इसमें कुल 6 महाद्वीपों को अंकित किया जाता है। तो यहां राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या आपके बी। भारत का मेकालवीय किसे कहा जाता है दोस्तों? बताइए भाई, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर ऐसे पर्सन आप फोड़ते हो तो भाई साहब आपकी तैयारी जबरदस्त है, सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। उत्तर हो जाएगा कालिदास नहीं, या चाणक्य को, या नागार्जुन को। बताइए भाई साहब, भारत का मेकियावली किसे कहा जाता है दोस्तों? अब पता चलेगा भाई साहब कितने पानी में हुआ। ₹21 पे होंगे भाई साहब जो उत्तर देगा। आगे देखिए, राजीव गांधी का समाधि स्थल किस नाम से जाना जाता है? राजीव गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है दोस्तों वीर भूमि। शक्ति स्थल कहा जाता है इंदिरा गांधी के लिए। समता स्थल जग जीवन राम के लिए। एकता स्थल भाई साहब आपके ज्ञानी जेल सिंह के लिए। किसके लिए दोस्तों? ज्ञानी जेल सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, भारत का प्रथम विधिक अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम जो विधिक अधिकारी होता है दोस्तों, उसे क्या बुलाता है? भारत का प्रथम नहीं बोल रहा, ये प्रथम बोलेगा तो बताना आपको राष्ट्रपति, लेकिन इसने बोला है प्रथम विधिक नागरिक। विधिक का मतलब होता है कानून नागरिक। तो भारत का पहला कानून या सर्वोच्च कानून जो नागरिक होता है उसे बोलते हैं भारत का अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी। ठीक है, अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है? प्रश्न को आराम से पढ़ लेना, कभी बोलो गुरुजी बताया नहीं। ये नेगेटिव वाले सेंस वाले जो प्रश्न पूछे जाते हैं, यहां पे मार खाओगे आप, और कोई चक्कर नहीं आपका। और क्लास का टाइमिंग सुन लो, क्लास का टाइमिंग सुन लो। सुबह 6 बजे, 6:15 बजे, सुबह 10:15 बजे, शाम को 6:15 बजे, रात को 10:15 बजे। तो ये आपके जीएस की जो 50 एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए बेस्ट क्लास है दोस्तों, बेस्ट क्लास। और इसकी जो पीडीएफ या इसके नोट्स आप चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है, तो वहां से आप प्राप्त कर सकते हो दोस्तों।
टेलीग्राम से भी मिल जाएगा और हमारे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड करो, एक चाणक्य विद्यापीठ फेसबुक पेज को भी आप डाउनलोड करो दोस्तों। तो ये आपको क्वेश्चन बताना है इनमें से कौन सी एक रबी की फसल नहीं है। तो नहीं में आपको ध्यान देना है, गेहूं में, चना में, आलू में, मक्का में। तो आपको पता होगा रबी की फसल कौन सी होती है, तो शीतकालीन मौसम में, जिन्हें सितंबर के बाद यानी कि अक्टूबर के लगभग 15 अक्टूबर के बाद में इन्हें उगाना शुरू करते हैं। जैसे गेहूं हो गया, आपके सरसों हो गई, चना हो गया, जो हो गई। लेकिन इस प्रश्न में क्या दिया गया है, आलू, मक्का। तो मक्का याद रखना, ये अभी की वर्तमान फसल यानी कि ग्रीष्मकालीन है, ये इसे खरीफ की फसल में जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया, केरल का तट क्या कहलाता है। केरल का जो जलीय क्षेत्र है जो अरब सागर से लगा हुआ है, जहां से मानसून, जो वर्तमान की जो बारिश हो रही है जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून के नाम से जानते हैं, वो केरल से प्रवेश करके भारत में तूफान मचा रही है। तो उस केरल के तटीय नाम को किस नाम से जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों मालाबार तट या कोरोमंडल तट। क्योंकि दोनों पेपर में आते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। यहां पर पड़ता है, यहां पड़ता है, यहां जो पड़ता है उसे बोलते हैं मालाबार तट, और यहां जो पड़ता है उसे बोलते हैं कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट पड़ता है पूर्वी तट, जिसे पूर्वी तट बोलते हैं, जो बे ऑफ बंगाल से लगाए, जो तमिलनाडु के जलीय क्षेत्र को कहा जाता है, और जो केरल के जलीय क्षेत्र से लगाए उसको कहा जाता है मालाबार तट। जहां से मानसून तो आता है लेकिन मानसून लौटता कहां से, कोरोमंडल तट। ये दोनों इंपोर्टेड है क्योंकि एक दूसरे से अपोजिट है, एक दूसरे से उल्टे सीधे प्रश्न बनते, आ रहा है और जा रहा है, ठीक है ना। तो ये याद रखना। तो यहां पे आपका राइट उत्तर हो जाएगा केरल का जो तट क्या कहलाता है, तो उसको आप बोलोगे कोरोमंडल, नहीं यहां पे मालाबार। जो आपके पूर्वी की अगर बात आ जाए, या पूर्वी तट, या आपके आ जाए तमिलनाडु के तटीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, तो कोरोमंडल। उत्तरी सरकार कहा जाता है, या इसे बोला जाता है उत्कल, उत्कल तट, ये कहा जाता है उड़ीसा के तट के क्षेत्र को। कोंकण तट की अगर बात की जाए, ये दमन वह द्वीप बोल दो, या ऑप्शन में ना मिले तो गुजरात, गुजरात, और ये आपके गोवा के तट, और गोवा से लेकर आपके कर्नाटक के तट को बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं, कन्नड़ तट। ये भी आपको ध्यान देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। अब शाम को जो आपकी क्लास चलेगी 6:15 बजे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।